व्यूअर्स, वेलकम बैक। फ्रेंच पत्रकार को भारी पड़ा जयशंकर से सवाल, मचा बवाल। G7 वर्सेस ब्रिक्स, पीएम मोदी टू हेल्प सपोर्ट। आगे नहीं पता किसको सपोर्ट, क्या सपोर्ट, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। पर ऐसे लग रहा है कि फ्रेंच पत्रकार ने कुछ G7 वर्सेस ब्रिक्स से रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन पूछा होगा और जयशंकर का जैसे एज यूजुअल कमाल का आंसर हुआ होगा। उसने सोचा मैं फंसाऊंगा, बल्कि वो खुद फंस गया पत्रकार। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सामने वाला देश बदल जाता है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का वेस्टर्न मीडिया को बैश करने का स्टाइल वो कभी नहीं बदलता है। दरअसल जयशंकर सर 2 दिन के जर्मनी दौरे के बाद वहां से डायरेक्ट स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जयशंकर सर का वहां पर एक बहुत ही भव्य इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में जयशंकर सर ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके समेत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को भी आईना दिखाने का काम किया और बोल्ड अंदाज में वेस्टर्न देशों के दोगलेपन को जाहिर किया। दरअसल जयशंकर सर ने G7 देशों को लेकर स्टेटमेंट्स दी हैं। अब जो ये G7 ग्रुप है, इसमें अमेरिका के साथ साथ जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इटली इसके मेंबर्स हैं। ये G7 ग्रुप स्टार्टिंग में G5 था और इसका गठन 1973 में हुआ था। उसके बाद जब 2 साल के बाद 1975 में इसकी पहली मीटिंग हुई तो उसमें इटली को भी इनवाइट किया गया और फिर ये G6 ग्रुप बन गया। 1976 वाले समिट में कनाडा को ऐड किया गया और ये G7 ग्रुप बन गया। कनाडा को क्यों किया? 1998 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया को इसमें ऐड करके ये G8 ग्रुप बन गया था। लेकिन साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था तो उसके कारण अमेरिका और बाकी देश नाराज हो गए थे और सबने रशिया को G8 से निकालकर वापस से इस ग्रुप को G7 बना दिया। अब देखा जाए तो अमेरिका और उसके अलाइंस ने 1970s यानी कि पिछले 50-55 सालों से इस ग्रुप को कभी भी एक्सपैंड नहीं किया। उस समय जो इस ग्रुप के 6-7 देश मेंबर्स थे वही आज भी हैं। उस समय इन 7 देशों की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उन्होंने एक तरह से दादागिरी करने, अपने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस गोल्स को पूरा करने और झुंड बनाकर ग्लोबल लेवल के ऊपर एक दूसरे की मदद करने के लिए ग्रुप बनाया था और अभी भी वही 7 देश G7 का हिस्सा हैं। जबकि 1970s के बाद अब वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी सारे फेर बदलाव आ गए हैं। भारत समेत कई सारे देशों की इकोनॉमी काफी मजबूत हुई है। इसी चीज को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट में भी पॉइंट आउट किया है। दरअसल ब्रिक्स संगठन से संबंधित एक सवाल के जवाब में जयशंकर सर ने कहा कि मैं हैरान होता हूँ कि जब भी ब्रिक्स की बात आती है तो ये ग्लोबल नॉर्थ के देश कितने इनसिक्योर यानी कि कितने असुरक्षित हो जाते हैं। किस तरह से लोगों की स्किन के नीचे कुछ कुछ होने लगता है। अगर साइड के ऊपर G20 एग्जिस्ट कर सकता है तो क्या G7 को डिस्बैंड यानी कि भंग करके बंद कर दिया गया था? क्या G7 देशों ने अपनी मीटिंग्स करना बंद कर दिया था? इसलिए अगर G20 के साथ साथ G7 एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर G20 के साथ साथ ब्रिक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? भारत ने ब्रिक्स संगठन को इसलिए बनाया क्योंकि साइड के ऊपर एक और क्लब था जिसको G7 कहा जाता है और ये वेस्टर्न देश इस क्लब में किसी भी और देश को शामिल नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम भी जाएंगे और अपना एक खुद का क्लब बनाएंगे। और जैसे ब्रिक्स शुरू हुआ ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी देश ब्रिक्स की वैल्यू को भी जान रहे हैं। हमने ब्रिक्स को एक्सपैंड किया। पिछले साल साउथ अफ्रीका वाले ब्रिक्स समिट में नए देशों को जोड़ने का फैसला किया गया। ब्रिक्स के मेंबर्स को डबल कर दिया गया। अगले महीने रशिया की कजान सिटी में ब्रिक्स समिट होना है जिसमें हम ज्वाइन करेंगे और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के कई सारे देशों में ब्रिक्स के साथ किसी भी तरह से जुड़ने का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहना था जयशंकर सर का। वैसे कई बार मैंने कमेंट्स में भारत के लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि जयशंकर सर की ओपन और बोल्ड स्टेटमेंट्स के कारण वेस्टर्न देश भारत से नाराज हो सकते हैं और हमारे रिलेशंस इन सब वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ खराब भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जयशंकर सर का ये बोल्ड अंदाज जिसमें वो वेस्टर्न देशों को बैश करते हैं, क्या उनका ये स्टाइल सही है? हाँ, ये सही तरीका है या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप लोग भी कमेंट करके बताना है कि क्या उनका तरीका सही है, क्यों नहीं सही। जब पत्रकार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया तुम प्रॉब्ली उसने ऐसा कुछ पूछा होगा कि ब्रिक्स में क्यों तुमने ज्वाइन किया हुआ है और फलाना ठमकाना कि उसमें तो फलानी कंट्री है या ठमकानी कंट्री है, तो जब उसको सवाल करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका जवाब देते हुए हमारे भारत को क्यों होगी? देखिए जयशंकर जी कंट्रीज को बैश नहीं कर रहे। हाँ। वो रिपोर्टर्स को कर रहे हैं जो रोग रिपोर्टर्स हैं जिनको कोई जो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ बात मसाला निकालने के लिए। जो रिपोर्टर वहां पे आते हैं उनका जॉब होती है न्यूज़ बनाना,
उनको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछना है जिससे खलबली हो जाए और उनके न्यूज़ बन जाए। तो जयशंकर जी उस कंट्री को बैश नहीं कर रहे, उस रिपोर्टर को कर रहे हैं जो वो एजेंडे के लिए आया है। और जयशंकर जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है, उसमें कुछ मसाला नहीं है, साफ साफ बता रहे हैं कि आज की रियलिटी ये है। और वो देख के अगर किसी को तकलीफ होती है सो ये सो रियलाइज ज़माना अब नया है। इंडिया टॉप 5 में, इंडिया टॉप 3 हो जाएगा, उसके बाद और भी चेंजेस आने वाले हैं सबकी लाइफ में। नहीं, टॉप 3 हो जाएगा और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंट्री जो टॉप 3 में है वो ना तुम्हारे G7 में है, ना उसके पास वो UN की परमानेंट में विद वीटो है, तो तुम कर क्या रहे हो? और उसके बाद देखो भैया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये सब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे होके अपना एक G7 बना रही हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए दूसरी कंट्रीज को भी कुछ तो बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बन के पूरे वर्ल्ड को कभी भी डोमिनेट कर सकती हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बना है। हाँ, तकलीफ ज़रूर होती है कि उसके अंदर चाइना है, और सुनने में ये भी आ रहा था, एक उड़ती उड़ती खबर थी कि पाकिस्तान भी सोच को ज्वाइन करने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो तब तो तकलीफ होती है कि भैया इनको नहीं होना चाहिए। पर ये है कि ब्रिक्स का जैसे बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ लीडर भारत को होना चाहिए, जो डोमिनेट कर रहा हो, या उसका पूरा मतलब मेन जैसे होता है ना, जैसे यहाँ पे तो यूएसए लगता है कि मेन है, वैसे ही जो कंट्री होनी चाहिए जो मेन हो वो भारत होनी चाहिए। देखिए दूसरा ये है कि इवेंचुअली अब ऐसा हो रहा है कि जब टॉप 3 देखेंगे उसमें 2 एशिया के नेशंस होंगे, चाइना एंड इंडिया। वो एशिया के हैं, सिर्फ एक यूएस बचेगा टॉप 3 में। हाँ। तो लोगों को समझ आ रहा है कि धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पावर जो है एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया और चाइना मेन है, जापान भी कह सकते हैं, जापान तीसरा है, तो उससे फर्क पड़ रहा है स्लोली उनकी लोगों की थिंकिंग में। अभी जो रिपोर्टर्स हैं दे आर नॉट यूज्ड टू, अब उनको रियलिटी नजर आ रही है कि जैसे वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है था ना एरिया की, मतलब एशिया की तरफ चीजें मूव कर रही हैं। अब वो जमाने चले गए कि वेस्टर्न कंट्रीज विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। अब जो है, पर देखो मैं ये भी सोच रही हूँ कि कितना अच्छा होता अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप्स अच्छे होते। अब मतलब हमारा कसूर नहीं है, तो चाइना का कसूर है कि तुम्हारी 2 ऐसी कंट्रीज होती जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते, एशियन कंट्रीज थी, और वो मतलब टॉप 2 पोजिशंस में होती, तो कितना मतलब। अभी जयशंकर जी ने कहा कि 75% ऑफ द इश्यूज जो हमारे हैं चाइना के साथ रिजॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, 75% जितने बॉर्डर इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। अच्छा। 25% बाकी उस पर काम जारी है। मगर ये ट्रू है कि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो आगे अपने बॉर्डर्स बढ़ाना चाहते हैं, चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि नंबर 1 बने, उसके साथ दोस्ती करनी डिफिकल्ट होगी। हाँ, और वो अपना वो मौका परस्त है। वो अगर वो आपके साथ अभी दोस्ती कर रहा है तो उसको कोई फायदा चाहिए, आपसे फायदा लेगा, आपको आपका यूज करके उसके बाद वो आपके ऊपर वो जो है अभी वो लोग चाइना वेट कर रहा है नंबर 1 बनने के लिए, वो वेट कर रहा है अभी। उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए होगा किसी चीज में कि जिसकी वजह से वो नंबर 1 हो जाए, यूएसए को पीछे करके वो खुद आगे हो जाए। एक बार वो आगे हो गया तो उसने जो अभी वो हरकतें कर रहा था वो करेगा। उससे पूछो कि भैया अगर ऐसी बात है जो हमारा लैंड लिए हुए हैं वापस कर दे भाई, क्यों नहीं करता? चाइना जो है अभी किसी से वॉर में नहीं जाना चाहता, किसी से फाइट नहीं करना चाहता, पैसा प्रिजर्व कर रहा है अमीर होने के लिए। जब वो नंबर 1 हो जाएगा, एक्सेस फंड्स आ जाएंगे, फिर असली दिखाएगा कैसे ताइवान को उड़ाता है, कैसे दादागिरी शुरू होगी। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना एट ऑल, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री ऐसी रही है और वो है भी डेमोक्रेटिक कंट्री है भी नहीं। ऐसी कंट्री के साथ कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि अच्छे रिलेशनशिप्स हमेशा रहेंगे। और टाइम एंड अगेन चाइना ने प्रूव किया है कि वो, याद है ना क्या हिंदी चीनी भाई भाई ये शुरू किया गया था, यूएन में बैठ गया, उसको वीटो दे दी हमने, अब ये सोच के भैया सब कुछ अच्छा है भैया चाइना के साथ। अब ये सिचुएशन है कि जितनी बारी हम बोलते हैं कि भैया हमको यूएन में वीटो दो, तो सबसे बड़ा जो बंदा खड़ा हो जाता है जो बोलता है नो, वीटो करता है, वो कौन है? चाइना ही है। तो अब चाहे वो बोल रहे हैं जयशंकर जी कि भैया चाइना के साथ 75 हो गया है, वो पर वो चाइना का अपना फायदा होगा, वो ऊपर ऊपर से कर रहा होगा, अंदर से उसकी खेल कोई और होगी। पर फैंटास्टिक आंसर, यू नीड टू, वो कह रहे कि भैया मेरे हिसाब से तो ऐसा आंसर देना बनता है ताकि उन लोगों को चुप कराया जाए। क्लियर हो जाना चाहिए कि पावर शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है,
अब जब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे तो तुमको इसी टाइप के जवाब जो है क्लियरली मिलेंगे, फ्रैंक आंसर्स मिलेंगे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।